नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो सबसे पहले बात दिव्य योग ट्रस्ट की बाबा रामदेव की करेंगे। तो कोरोना वाली दवा को लेकर अब एक नया यहां पर फैसला आया है। ये दवा बाजार में बिकेगी, लेकिन कोरोना के दवा के रूप में नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक सकेगी। तो इसके बेचने को मंजूरी मिल गई है। साथ ही अब क्लिनिकल ट्रायल भी मंजूर हो गया है। हालांकि एक बार फिर से आपको बता दें, जैसा दावा था, इसे कोरोना की दवा के तौर पर नहीं बेचा जाएगा। आयुष विभाग ने कहा है कि कोरोना के दावे और लेबल के साथ दवा को नहीं बेच सकेंगे। उत्तराखंड आयुष विभाग ने ही बाबा रामदेव के दिग्गज फार्मेसी को 3 दवाइयां बनाने का लाइसेंस दिया था और ये दवाइयां कोरोना की दवा नहीं थी बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां थी। तो अब फिलहाल एक और मंजूरी जो मिली है वो क्लिनिकल ट्रायल होगा इस दवा का। अब रामदेव ने जो 3 दवा लॉन्च की थी वो बिकेंगी तो सही, बाजार में आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोरोना की दवा के रूप में नहीं बल्कि इससे पहले जो गिलोय है, अश्वगंधा है, जो बाकी गोलियां इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आप खरीद रहे थे, वैसे ही इस दवा को भी आप खरीद पाएंगे। अगर उनको क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना है तो भारत सरकार का कोई पत्र आया, पहले गजट आया, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से प्रक्रिया के आधार पे आप जो है अप्लाई करिए भारत सरकार में क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो इन तमाम बदलावों के बीच पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि हमने तो कभी ये दावा ही नहीं किया कि जो दवाई हमने बनाई है वो कोरोना वायरस को खत्म करेगी। हमने तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया है और जब कोरोना वायरस के मरीजों पर हमने ये ट्राई किया तो उससे वो मरीज ठीक हुए। हमने कोई ये दावा नहीं किया कि हम कोरोना की दवा बना रहे हैं। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया गया था हमें और हमने उसी को बनाया है। हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और फिलहाल ये भी कहा गया था पहले कि ये कोरोना की दवा का हमने कभी दावा नहीं किया और कहीं भी किसी पैकिंग में, किसी लेबल में कोरोना की तस्वीर नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ी बड़ी खबर है। फार्मेसी में दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर गए थे हरिद्वार में फार्मेसी का निरीक्षण करने के लिए और इस दौरान कोरोना टैबलेट के लेबल पर उन्हें कोरोना वायरस की तस्वीर मिली है। जबकि दिव्य योग ट्रस्ट ने स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजे अपने जवाब में कहा है कि उसके किसी उत्पाद में या जो उसने नई कोरोनिल लॉन्च की है उसमें वायरस का चित्र नहीं है। तो स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी रावत ने बताया कि इस ड्रग इंस्पेक्टर ने फार्मेसी में 3 दवाओं के सैंपल लिए हैं और अब उन्हें लैब में भेजा जा रहा है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर कल वहाँ फैक्ट्री में गए थे इनकी, जिसके लिए हमने दिव्य फार्मेसी में, जिसमें हमने लाइसेंस दिया है, उन्होंने कल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में उन्होंने भी पाया है कि लेबल क्लेम पे कोरोना का चित्र बना हुआ, टैबलेट कोरोनिल के लेबल क्लेम पे, कोरोनिल का जो टैबलेट है उसके क्लेम पे वो बाहर जो है कोरोना का चित्र बना हुआ है, जिसको उन्होंने भी उनको कह दिया है हटा दें और वो रिपोर्ट मुझे भेज रहे हैं और हम भी उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और कल हम उनको इस तरह का पत्र जारी कर देंगे कि उसको हटाते हुए आप अपना निर्माण करें। और इंडिकेशन और जो उस दवा के जो दवा जिस उद्देश्य के लिए, जिन बीमारियों, जिन लक्षणों के लिए या जैसे इम्यूनिटी के लिए, खांसी बुखार के लिए दी गई है, उसी का ही उल्लेख करें। तो प्रशासनिक कार्रवाई तो चल ही रही है, प्रक्रिया चल ही रही है। इन सब के बीच मामला पहुंच गया है अदालत। आज हाईकोर्ट ने रामदेव की कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और केंद्र से अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। तो कल इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। तो याचिका में दवा को बाजार में प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। तो अब कल इसमें केंद्र अपना पक्ष रखेगा। चलिए अब कोरोना से जुड़ी खबरें आपको देते हैं। तो उधम सिंह नगर जिला अस्पताल के एम्बुलेंस का ड्राइवर ही कोरोना पॉजिटिव निकला है और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा तनाव बढ़ गया है, क्योंकि यही ड्राइवर कई लोगों को लाए हैं और लेकर गए हैं। तो फिलहाल अब उन लोगों की लिस्टिंग हो रही है जो इस ड्राइवर के साथ, जब भी ड्राइवर एम्बुलेंस में तैनात थे उस दौरान एम्बुलेंस में आए थे, तो ऐसे लोगों की अब नाम की सूची तैयार की जा रही है। ये एम्बुलेंस चलाता था, हो सकता है उसमें कोई केस इधर ट्रांसपोर्टेशन होने में उसको कहीं संक्रमण हो सकता है। तो कुछ ट्रैवल हिस्ट्री लगी है सर हाथ? उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का अभी कोई ऐसा नहीं है।
और आज से कुमाऊं में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो गई है और ये टेस्टिंग लैब है नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में। यहां बने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। डीएम नैनीताल ने लैब की शुरुआत की है। अगर कुमाऊं में अब तक की हम बात करें तो केवल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना के टेस्ट हो रहे थे, तो अब एक और लैब खुलने से इसका फायदा सीधी जनता को होगा। IVRA हैज़ काइंडली कंसेंटेड कि वो आज से लैब संचालित कर रहे हैं और इनिशियली फॉर अ वीक, क्योंकि जो प्राइमिंग एक नई एक्टिविटी में टाइम लगता है, तो प्राइमिंग फेज जो है इनका 1 हफ्ता रहे। और कुमाऊं की ही तरह गढ़वाल मंडल में भी एक और जिले में कोरोना के टेस्ट हो सकेंगे। टिहरी जिले में कोरोना सैंपल की जांच अब यहां पर होगी। यहां 2 ट्रू नॉट मशीन लगाई गई हैं। इनमें एक मशीन नरेंद्रनगर अस्पताल में है, जबकि दूसरी मशीन है टिहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो अब जब एक जिले में 2 नई मशीनें हैं तो ऐसे में जल्दी ही टेस्ट और उसकी रिपोर्ट को लेकर उम्मीद बंधी है। तो इन मशीन के जरिए भी हम लोग जो हमारे सैंपल्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में ही टेस्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमारी 40 से 50 की डेली कैपेसिटी इन मशीन्स के ज़रिए और बढ़ेगी। तो जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है और जितने भी सैंपल्स हम लोग भेज रहे हैं उसमें अब समय से रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि ट्रू नॉट मशीनों की टेस्टिंग को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर देहरादून से है। यहां कल से मॉल, मंदिर और होटल खुलेंगे। तो ये बड़ी खबर है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तो ये वक्त तय हुआ है। सुबह 7 से लेकर रात 8 बजे तक मॉल खुल सकेंगे, मंदिर, होटल, ये सब अब कल से खुल जाएंगे। इस दौरान लेकिन जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा और अगर कोई इस दौरान नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो सीधे सीधे आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं देहरादून में आज कंटेनमेंट जोन से 4 इलाके बाहर हो गए हैं। तो बाड़वाला, सरदार वाली गली, खुड़बुड़ा, बसंत विहार फेज 2 और वार्ड नंबर 8 का एरिया जो कंटेनमेंट जोन में था, अब फिलहाल वो उससे बाहर आ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर आप लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो सीधे सीधे आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो शर्तों के साथ कल से होटल, मॉल और मंदिर देहरादून में खुलेंगे। वहीं नैनीताल में भी कल से धार्मिक स्थल आम भक्तों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहां भी कुछ नियम लागू हैं। इससे पहले सभी धर्म के गुरुओं के साथ बैठक हुई। हालांकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो शनिवार से, जो उनकी मस्जिदें हैं वो शनिवार से खोलेंगे। तो जो भी लोग अपने अपने मजहब के, चाहे मस्जिदों की बात करें, मंदिरों की बात करें या फिर गुरुद्वारों की बात करें, तो वहां अगर जाएंगे तो उसके लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। धार्मिक ग्रंथों को छूने की पाबंदी होगी। किसी भी तरह का प्रसाद वितरण नहीं होगा और मस्जिद में अगर जाते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए अपनी चटाई खुद घर से लानी होगी। तो 22 मार्च से यहां सभी धार्मिक स्थल बंद थे। अब कड़े नियम और शर्तों के साथ कल से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से बताएं, ये खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तय किया है कि मस्जिदें शनिवार से खुलेंगी। रोडवेज कर्मचारियों को 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलने पर हाईकोर्ट सख्त है। अदालत ने सरकार के जवाब नहीं दाखिल करने पर रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि 6 जुलाई से पहले ये बताएं कि आखिर क्यों रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया और जो शासन पर रोडवेज का बकाया है उस पर क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर वो शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं करते हैं तो सचिव परिवहन को अदालत में पेश होना होगा। और हादसे की खबर टिहरी से आई, जहां 3 लोगों की जान चली गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। घनसाली बूढ़ा केदार रोड पर यह दुर्घटना हुई। घायलों को बेलेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक घायल जो गंभीर रूप से थे उन्हें एयरलिफ्ट करके दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भेटी गांव से एक बारात कोट जा रही थी और बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था कार का वो बहुत ही तेजी से कार चला रहा था, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ और 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उधर चमोली के गैरबारम गांव में आतंक मचाने वाले गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है और गुलदार को खत्म करने के लिए अब 2 शिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। तो प्रसिद्ध शिकारी हैं जॉय हुकिल और लखपत सिंह रावत, तो इन्हें इस गांव में तैनात किया गया है। कल देर रात गांव में 11 साल की एक बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था, जबकि 1 महीने पहले 4 साल के बच्चे पर भी इसने हमला कर उसको मौत के घाट उतारा था। तो फिलहाल ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि इसे नरभक्षी घोषित किया जाए और अब इस गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है और उसको मारने के लिए 2 प्रसिद्ध शिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। रावत जो है यहाँ पे शिकारी है, उनसे भी बात कर ली है और जो पौड़ी में जो जॉय हैं उनसे बात कर ली कि आप आइए और इसको तत्काल शूट करने की कार्रवाई करेंगे।
और ऐसी ही मांग हल्द्वानी में भी हो रही है, जिस गुलदार को लेकर लोग डरे हुए हैं कि उसे भी नरभक्षी घोषित कर मारा जाए। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पाम सिटी की दीवार पर गुलदार देखा गया था, जो कुछ देर बैठा रहा और फिर यहां से निकल गया। तो इलाके के लोग कह रहे हैं कि इससे पहले कोई अनहोनी हो, इसे नरभक्षी घोषित कर मारने का आदेश दिया जाए। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के पुलिस महकमे से आज बड़े फेरबदल हुए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल को आज नए पुलिस आईजी मिल गए हैं। अजय रौतेला को अब कुमाऊं का आईजी बनाया गया है। रौतेला अब तक गढ़वाल के आईजी थे, तो वहीं गढ़वाल आईजी के पद पर अभिनव कुमार की तैनाती हुई है। वहीं केंद्र से प्रतिनियुक्ति के बाद लौटे वी मुरुगेशन को पीएम पुलिस हेडक्वार्टर दिया गया है। आज ही कुमाऊं के डीआईजी जगत राम जोशी रिटायर हुए हैं, जिसके बाद ये बड़ा फेरबदल किया गया है। हरिद्वार और देहरादून जिले में होने वाले संगठित अपराध के लिए खास रणनीति बनेगी और इसमें बाकी राज्यों की पुलिस की मदद भी ली जाएगी। गढ़वाल के आईजी के पद पर जिम्मेदारी संभालते ही आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए तालमेल बिठाया जाएगा। तो कुमाऊं के आईजी बनाए गए अजय रौतेला ने उन्हें ये चार्ज सौंपा है। तो फिलहाल अब पहली कोशिश यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी इलाकों से लगते हैं, तो बाकी राज्यों से तालमेल कर अपराध को कम किया जाए। कोशिश करेंगे कि जो गढ़वाल रेंज की तरफ से जो भी हमारे जिलों को, जो कि बेसिक इकाई हमारा जिला है, उनको जो भी समर्थन चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, वो उसके लिए मैं उपस्थित रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने ऐलान के मुताबिक आज राजभवन के पास 1 घंटे पर धरने पर बैठ गए। तो हरीश रावत जब राजभवन की ओर बढ़े तो उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश हुई। दरअसल कल बगैर अनुमति के हरीश रावत ने बैलगाड़ी से रैली निकाली थी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और इसी के विरोध में हरीश रावत ने आज धरना दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार उनका और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। मोदी सरकार और उनके चेले चपाटी सरकारें, इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, विरोध पक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है। यहाँ मैं शिव जी के दरबार में अर्जी लेकर के गया, भगवान कोरोना से मुक्त करवाइए और इस सरकार को अकल दीजिए कि पेट्रोल डीजल के दाम जरा घटाएं करके। तो इनको इतना, मेरा बैलगाड़ी में जाना इतना नागवार गुजरा, मेरे पर मुकदमे लगा दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी हरीश रावत के खिलाफ लगाए गए मुकदमों को गलत बताया है। भाजपा पहुंची इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार को रास्ता दिखाने का काम कर रही है। सोमवार को हरीश रावत के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ वो पूरी तरीके से गलत है। ये सब बदले की भावना से जो सप्रेस या कुचलना चाहता है, ऐसे नेता को कभी कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें भी कोई लाभ नहीं है। साफ वो रास्ता हमारे लिए प्रशस्त कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा इन परिस्थितियों में अगली सरकार कांग्रेस बनाए। वहीं बीजेपी के सांसद अजय भट्ट का कहना है कि ऐसे वक्त में इस तरह के कार्यक्रम होने ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि विपक्ष जिस तरह के यहाँ पर कदम उठा रहा है वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। मैं समझता हूँ कि जो हरकतें वो कर रहे हैं वो उचित इस समय नहीं है, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 71 की लड़ाई में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, उन्होंने इंदिरा जी से कहा था कि जब देश बचेगा तब हम पार्टियों में भी राजनीति करेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज वर्चुअल रैली की। इस वर्चुअल रैली में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत की और युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवा कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे स्वरोजगार हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। जो प्रवासी आ रखे हैं उनको भोजन उपलब्ध कराने से लेके बहुत बड़ा काम इस महामारी में किया गया और मैं युवा मोर्चा की पूरी टीम को बधाई दे रहा हूं और जो हमारे प्रभारी हैं युवा मोर्चा के माननीय कुलदीप जी को, उनको भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने इस 3 महीने में युवा मोर्चा को काफी नयापन भी दिया है, पैनापन। कोरोना काल में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षाएं कैसे होंगी, इसके बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए 4 फॉर्मेट फिलहाल तैयार कर चुका है। अब इंतजार है कि केंद्र सरकार इसे अप्रूव कर दे। पहला फॉर्मेट ऑफलाइन एग्जाम का है, तो दूसरा ऑनलाइन परीक्षा का है। तीसरा छात्रों को घर पर पेपर देकर एग्जाम कराने का फॉर्मेट है। तो जो आखिरी और चौथा विकल्प है वह है छात्रों को बगैर इम्तिहान के ही प्रमोट करने का। और हालांकि ये जो विकल्प है, चौथा जो विकल्प है वो फाइनल ईयर के छात्रों पर ही लागू होगा। तो फिलहाल अब केंद्र किस पर मोहर लगाता है इसका इंतजार किया जा रहा है।
और हम भी चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो अच्छा से अच्छा होगा बच्चों के लिए वो किया जाएगा। और सारे सुझावों को हम भारत सरकार को भी भेज चुके हैं और अब जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन आएगी शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे फिर हम अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके फाइनल निर्णय किया जाएगा कि हम परीक्षाओं का स्वरूप क्या रहेगा, कैसे परीक्षाएं हो पाएंगी, उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई जारी रहेगी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बाद राज्य सरकार कोर्ट में अपना पक्ष अब रख रही है। तो कल सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का काम जिम्मेदारी निभाना है, कानून व्यवस्था राज्य का विकास करना है, ना कि मंदिरों को संभालना। तो संविधान के खिलाफ जाके सरकार काम कर रही है। वहीं सरकार ने आज अपना पक्ष रखा और कहा कि एक्ट पूरी तरीके से सही है। बद्रीनाथ समेत अन्य मंदिरों के धार्मिक महत्व और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी। तो केदार सभा के तीर्थ पुरोहित के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि ये एक्ट मंदिरों के उद्धार के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं और अधिकारियों के उद्धार के लिए है। तो फिलहाल कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी और सरकार अपना पक्ष रखेगी। धाम की हिस्ट्री और हिंदूज की डेफिनेशन वगैरह चीज़ें कोर्ट के सामने रखी है। हमने ऑलरेडी प्लीड किया हुआ है कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं है। By this act, state government has not created any impediment or any violation of the religious functions of the Hindus. और चलिए आपको कोरोना अपडेट दे दें जो थोड़ी ही देर पहले सरकार की तरफ से आंकड़े जारी हुए हैं। तो आज राज्य में कोरोना के 51 नए केस सामने आए हैं और इस तरह से अब आंकड़ा कुल बढ़कर हो गया है 2881, जिसमें से 582 एक्टिव केस हैं। वहीं 41 लोगों की कोरोना से अब तक जान जा चुकी है। तो कल जहां राहत मिली थी वहीं आज 51 नए मामले सामने आ गए। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे राज्य के मौसम की। तो उत्तराखंड के मौसम विज्ञान केंद्र ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 3 जुलाई से पूरे राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र में बारिश के आसार थोड़ा कम है, लेकिन 3 जुलाई के बाद अच्छी खासी बारिश की संभावना है। और 23 जून से उत्तराखंड में वैसे मानसून दस्तक दे चुका है। तो कुमाऊं में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है और अब इसके बाद आने वाले दिनों में जमकर बरसात होने वाली है। चीन और नेपाल सीमा से सटा गर्बियांग गांव किसी दौरान मिनी यूरोप कहा जाता था। इतना खूबसूरत था, लेकिन यहां प्राकृतिक आपदा की वजह से अब ये गांव वीरान पड़ा है। दस 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे गर्बियांग गांव में बीते कई दशकों से लगातार भूधसाव हो रहा है। साल 1976 में यहाँ के आधे से ज्यादा परिवारों को सितारगंज शिफ्ट कर दिया गया। इस गांव में ना तो संचार के साधन हैं और ना ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई ठिकाना है। लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद ये इलाका पहली बार सड़क से जुड़ा है। हालांकि संचार के लिए यहाँ के लोग आज भी नेपाल पर निर्भर हैं और एक कॉल करने के लिए इन्हें 6 किलोमीटर का सफर करके चियालेख पहुँचना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत है यहाँ पे। 1976 में भूस्खलन हुई थी, उस समय धस गई थी थोड़ी थोड़ी करके। और फिर उसका प्लाइन हेलन हो ही रहा है और सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि प्लाइन हेलन को रोके यहाँ की विकास करे। फोन वोन का व्यवस्था नहीं है, ताकि लोग बाग फोन ऑन करे तो घर से तो काफी किलोमीटर दूर चल के आना पड़ता है। नेपाली नेटवर्क यूज किया जाता है। जहाँ चीनी हमले से पहले गर्बियांग गाँव आर्थिक तौर पर काफी संपन्न था। तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार का गर्बियांग केंद्र बिंदु हुआ करता था। ब्रिटिश हुकूमत में इसे मिनी यूरोप का दर्जा भी हासिल था। साल 1991 में इंडो चाइना ट्रेड तो बहाल हो गया, लेकिन वो खुशहाली यहाँ नहीं आ सकी। लिपुलेख सड़क बनने के बाद ये उम्मीद जरूर जगी है कि यहाँ से पलायन कर चुके परिवार घर वापसी करेंगे। लोगों ने सोलर लाइट्स का व्यवस्था किया हुआ है। अभी जो रोड का निर्माण कार्य BRO के माध्यम से किया जा रहा है, उसके बनने के उपरांत उसमें और भी सुविधाओं का हम लोग प्रयास करेंगे और वहाँ पर जो भूधसाव हो रहा है या जो कटाव हो रहा है उसके लिए भी रोकथाम के लिए हम कार्रवाई करेंगे। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत या दुर्भाग्य ये कहें कि ये गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इस गांव के सभी लोग पलायन कर चुके हैं। 1976 में इस गांव में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद यहाँ के अधिकांश लोगों को सितारगंज में शिफ्ट किया गया था। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गर्बियांग, पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही। रात 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात राज्य की खबरों के साथ।